गुड मॉर्निंग बच्चों। द हेरिटेज ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे और अभी तक हमने महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ा, जिन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को एक नई दिशा दी थी। टुडे देयर आर फ्यू इंडियंस वट एवर देयर क्रीड हु डू नॉट लुक बैक विद प्राइड ऑन देयर एंशियंट कल्चर। पाशम कहते हैं कि आज ऐसे बहुत कम भारतीय होंगे, चाहे उनकी क्रीड कुछ भी हो, यानी उनकी जाति, उनका धर्म, उनका समुदाय कुछ भी हो, जो अपनी प्राचीन संस्कृति पर गर्व नहीं करते। यानी लगभग हर भारतीय अपनी प्राचीन संस्कृति पर बहुत ज़्यादा गर्व करता है। एंड देयर आर फ्यू इंटेलिजेंट इंडियंस who are not willing to sacrifice some of its effete elements so that India may develop and progress। और ऐसे बहुत कम बुद्धिमान इंडियंस हैं जो कि अपने संस्कृति के इफ़ीट एलिमेंट्स, इफ़ीट कहते हैं जो यूज़लेस हैं, जो पहले कभी उपयोगी हुआ करते थे लेकिन आज के समाज में उनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है, ऐसे एलिमेंट्स, ऐसी अगर कोई परंपराएं हैं हमारी कल्चर में, उन्हें त्यागने के लिए तैयार नहीं है। यानी हर व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है, समझदार है, बुद्धिमान है, वो भारत की उन परंपराओं को त्यागने के लिए तैयार है जो अब उपयोगी नहीं हैं, ताकि भारत का विकास हो सके और भारत तरक्की कर सके। पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली इंडिया फेसेस मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रेट डिफ़िकल्टी। पाशम कहते हैं कि राजनीतिक रूप से और इकोनॉमिक रूप से भारत इस समय बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहा है। एंड नो वन कैन फोरकास्ट हर फ्यूचर विद एनी सर्टेनिटी। और कोई भी किसी निश्चितता के साथ उसके फ्यूचर के बारे में पूर्व अनुमान नहीं लगा सकता, कोई भी नहीं बता सकता आने वाले समय का भारत कैसा होगा। बट इट इज़ सेफ टू प्रेडिक्ट दैट वट एवर द फ्यूचर में भी, लेकिन इस बात की भविष्यवाणी की जा सकती है कि चाहे भारत का भविष्य कुछ भी हो, द इंडियंस ऑफ कमिंग जनरेशन विल नॉट बी अनकन्विंसिंग एंड सेल्फ कॉन्शियस कॉपीज़ ऑफ यूरोपियन। आने वाली पीढ़ी के भारतीय यूरोपियंस की अनकन्विंसिंग और सेल्फ कॉन्शियस कॉपीज़ नहीं बनेंगे। यानी वो बिना कुछ सोचे समझे अंधों की तरह से यूरोपियंस की नकल नहीं करेंगे, उनकी हर चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि उस चीज़ को ही अपनाएंगे जो उनके लिए आवश्यक है। क्योंकि जब कोई किसी की नकल करता है तो ये अनकन्विंसिंग और सेल्फ कॉन्शियस हो जाती है, यानी उन्हें कन्विंस नहीं कर पाते, ये नहीं समझ पा रहे कि वो क्यों उनकी जैसे बनना चाहते हैं। जैसे इंग्लैंड के लोग अगर कोट पहन रहे हैं तो ये उनकी नीड है, क्योंकि वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। और हमारे देश जहाँ की जलवायु इतनी गर्म है, अगर हम उनकी तरह से हमेशा कोट पहन कर रहने लगें तो ये अनकन्विंसिंग होगा। और सेल्फ कॉन्शियस का मतलब होता है नर्वस। जब हम बिना सोचे समझे किसी की नकल करते हैं तो खुद को ही हमें नर्वस फील होता है, हम उस चीज़ में अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करते। तो पाशम को पूरा विश्वास है कि आने वाली पीढ़ी यूरोपियंस की नकल करने वाली नहीं होगी। बट विल बी मैन रूटेड इन देयर ट्रेडिशंस। बल्कि वो व्यक्ति होंगे जिनकी जड़ें अपनी ट्रेडिशंस में, अपनी परंपराओं में होंगी, यानी वो अपनी परंपराओं का पालन करेंगे। एंड अवेयर ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ देयर कल्चर। और वो अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए अवेयर रहेंगे, उन्हें इस बात का पूरा ध्यान रहेगा कि यूरोपियंस की नकल करते हुए उनकी खुद की कल्चर कहीं समाप्त ना हो जाए। ऑलरेडी आफ्टर ओनली 7 years ऑफ इंडिपेंडेंस। ये बुक पाशम ने 1954 में लिखी थी, जब भारत को आज़ाद हुए 7 साल हो गए थे। इसलिए पाशम कहते हैं कि अभी भारत की आज़ादी को सिर्फ 7 साल हुए हैं। द एक्सट्रीम ऑफ नेशनल सेल्फ डेनिग्रेशन एंड फैनेटिकल कल्चरल शोविनिज्म आर डिसअपियरिंग। अभी से ही जो एक्सट्रीम नेशनल सेल्फ डेनिग्रेशन है, नेशनल सेल्फ डेनिग्रेशन का मतलब है अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को बहुत ज़्यादा तुच्छ समझना कि सबसे बेकार सभ्यता और संस्कृति हमारी है, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। दूसरी तरफ शोविनिज्म होता है जो कि अपनी सभ्यता और संस्कृति को द बेस्ट मानता है। उनके अनुसार दुनिया की सबसे अच्छी सभ्यता और संस्कृति हमारी है, इसमें कहीं कुछ सुधार करने की गुंजाइश नहीं है। तो ये दोनों ही एक्सट्रीम होती हैं, एक अपने आप को बहुत ज़्यादा नीचे मानता है और एक अपने आप को सबसे ज़्यादा ऊपर मानता है।
बाशम कहते हैं कि ये दोनों ही एक्सट्रीम, ये दोनों ही जो अतिवादी थे, ये धीरे धीरे डिसअपियर हो रहे हैं। यानी वो व्यक्ति जो अपनी संस्कृति को बहुत ज़्यादा कम मानते थे, बिल्कुल बेकार मानते थे, उनकी सोच भी बदल रही है। और वो लोग जो कल्चरल शोविनिज्म को मानते थे, यानी उनकी कल्चर सबसे ज़्यादा अच्छी है, वो भी धीरे धीरे अपनी विचारधाराओं में परिवर्तन ला रहे हैं। क्योंकि कोई भी संस्कृति हमेशा द बेस्ट नहीं होती, कुछ ना कुछ कमियां हमेशा हर एक संस्कृति में होती हैं और हमें उन्हें सुधारने की दिशा में आगे कदम बढ़ाना चाहिए। तो हम लोग कहीं ना कहीं बीच में होते हैं, कुछ ख़राब चीज़ें होती हैं संस्कृति में, उन्हें ठीक करना है, और कुछ बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं जिन पर हमें गर्व करना चाहिए। We believe that Hindu culture is in act of performing its most spectacular feat of synthesis। हम विश्वास करते हैं कि इस समय हिंदू कल्चर अपना सबसे इम्पोर्टेंट, स्पेक्टेकुलर, सबसे ज़्यादा जो अमेजिंग है सिंथेसिस का काम वो कर रही है। यानी भारतीय संस्कृति इस समय अपना सबसे बड़ा काम कर रही है दूसरी संस्कृति को अपनी सभ्यता में मिक्स करने का। सिंथेसिस का अर्थ होता है मिलाना। इन द पास्ट इट हैज़ रिसीव्ड, अडेप्टेड एंड डाइजेस्टेड एलिमेंट्स ऑफ मैनी डिफरेंट कल्चर। प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति ने बहुत सारी दूसरी कल्चर्स को रिसीव किया, यानी उन्हें स्वीकार किया, अडेप्ट किया, उन्हें अपने अनुकूल बनाया। एंड डाइजेस्टेड एलिमेंट्स ऑफ मैनी, और उनके जो मेन एलिमेंट्स थे, उनके जो अच्छे तत्व थे, उन्हें अपने अंदर डाइजेस्ट कर लिया, अपने अंदर समाहित कर लिया। इसी काम को सिंथेसिस कहा जाता है, जब किसी चीज़ को स्वीकार करके उसमें थोड़ा चेंज करके उसे अपनी संस्कृति का अंग बना लिया जाता है। क्योंकि भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था और भारत पर प्राचीन काल से ही दूसरे देश आक्रमण करते रहे थे धन के लिए। धीरे धीरे ये लोग यहाँ पर आकर रहने लगे और इनकी कल्चर हमारी कल्चर का हिस्सा बनती चली गई। इनमें इंडो यूरोपियन, यूरोपियन जो कि सबसे लास्ट कल्चर थी जो भारत में आई, मेसोपोटामियन, ईरानियन, ग्रीक, रोमन, सीथियन, टर्किश, पर्शियन एंड अरब, ये सारी कल्चर थी जो समय समय पर भारत में आई और धीरे धीरे भारतीय संस्कृति का ही हिस्सा बन गई। विद ईच न्यू इन्फ्लुएंस, हर नए प्रभाव के साथ, इट हैज़ समवॉट चेंज्ड, ये थोड़ी चेंज हो गई। यानी जब भी कोई नई सभ्यता भारत की सभ्यता में मिक्स होती, भारतीय सभ्यता थोड़ी सी चेंज हो जाती, क्योंकि वो दूसरी सभ्यता के अच्छे एलिमेंट्स को अपने अंदर जगह देती थी। नाउ इट इज़ वेल ऑन द वे टू एसिमिलेटिंग द कल्चर ऑफ द वेस्ट, और अब भारतीय सभ्यता वेस्टर्न सभ्यता को अपने अंदर एसिमिलेट करने के लिए, अपने अंदर समाहित करने के रास्ते पर है। जैसे इन सारी सभ्यताओं को भारत ने अपने अंदर समाहित कर लिया था, अब भारत वेस्टर्न कल्चर को, यूरोपियन कल्चर को अपने अंदर समाहित करने के रास्ते पर है। और अगर हम अब 2020 में इसे देखें तो पूरी तरह से हमारी जो कल्चर है वो वेस्टर्न कल्चर को अपने अंदर समाहित कर चुकी है। हमारा चाहे पहनावा हो, चाहे खाने पीने का तरीका हो, चाहे हमारी लाइफ स्टाइल हो, उसमें वेस्टर्न कल्चर मिक्स हो गई है। हिंदू सिविलाइजेशन विल वी बिलीव रिटेन इट्स कंटिन्यूटी, बाशम को विश्वास है कि भारतीय सभ्यता अपनी निरंतरता को बनाए रखेगी, यानी कभी भी ये एक्सटिंक्ट नहीं होगी। द भागवत गीता विल नॉट सीज टू इंस्पायर मैन ऑफ एक्शन, भागवत गीता जो हमारे देश की बहुत बड़ी और पवित्र बुक है, वो हमेशा मैन ऑफ एक्शन यानी कर्मयोगी व्यक्तियों को प्रेरित करती रहेगी, उन्हें इंस्पायर करती रहेगी। एंड द उपनिषद मैन ऑफ थॉट, और उपनिषद हमेशा मैन ऑफ थॉट, जो लोग सोच विचार करते हैं, जो लोग मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, उन्हें हमेशा उपनिषद प्रेरित करेंगे। द चेंज एंड ग्रेशियसनेस ऑफ द इंडियन वे ऑफ लाइफ विल कंटिन्यू, ये चेंज और ग्रेशियसनेस, ग्रेशियसनेस का मतलब होता है शालीनता, गौरव, भारतीय जीवन जीने का जो तरीका है उसका जो गौरव है वो हमेशा कंटिन्यू रहेगा, वो हमेशा चलता रहेगा। नेवर मच अफेक्टेड इट मे बी बाय द लेबर सेविंग डिवाइसेस ऑफ द वेस्ट, ये कभी भी वेस्ट के, पश्चिम के लेबर सेविंग डिवाइसेस यानी मशीन जो
श्रम बचाती हैं उनसे कभी भी प्रभावित नहीं होगा। यानी कितना भी मशीनीकरण क्यों ना हो जाए फिर भी भारतीयों का जो जीवन जीने का तरीका है, उसकी जो शालीनता है, उसकी जो गरिमा है, वो कभी भी समाप्त नहीं होगी। विल स्टिल लव द टेल्स ऑफ द हीरोज़ ऑफ महाभारत एंड द रामायण। लोग हमेशा महाभारत और रामायण के हीरोज़ की कहानियों को पसंद करेंगे। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आज भी जब हम टीवी पर रामायण और महाभारत देखते हैं, वो हमें उतनी ही पसंद आती है जितनी 100 साल पहले पसंद की जाती होगी। एंड ऑफ द लव्स ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला, पुरुरवा एंड उर्वशी। और दुष्यंत और शकुंतला, पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कहानियों को भी हमेशा लोग पसंद करेंगे। दुष्यंत और शकुंतला की जो प्रेम कहानी है, उसे महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, जो उनकी बहुत फेमस किताब है, उसमें दिखाया है। और पुरुरवा और उर्वशी की कहानियों को भी कई किताबों में, जैसे रामधारी सिंह दिनकर की किताब में भी उनकी कहानी मिलती है। लोग हमेशा इन्हें पसंद करेंगे। राइटर के कहने का मतलब है कि जो भी हमारी प्राचीन कल्चर में, जो भी हमारी सभ्यता और संस्कृति में लिखा गया है, जो भी हमें विरासत में मिला है, उसे लोग हमेशा पसंद करेंगे। The quiet and gentle happiness which has at all times pervaded Indian life, where oppression, disease and poverty have not overclouded it. राइटर कहते हैं कि भारतीय जीवन में एक क्वाइट और जेंटल हैप्पीनेस है, यानी इसमें एक ऐसी खुशी है जो कि बहुत ज़्यादा जेंटल है, बहुत ज़्यादा क्वाइट है, और ये हमेशा भारतीय जीवन के ऊपर परवेडेड रहती है, यानी पूरी तरह से छाई रहती है। हम चाहे जितने भी परेशान क्यों ना हो, लास्ट में हम कह देते हैं भगवान की जैसी इच्छा, उससे हम लोग शांत होते हैं। लोग चाहे जितने भी थके हुए हों, अपने बच्चों को देखकर उनके फेस पर स्माइल आ जाती है। भारतीय जीवन में एक हैप्पीनेस है, यानी एक ऐसी खुशी जिसकी तुलना किसी भी पैसे से, किसी धन से नहीं की जा सकती। ये मेन अंतर है हमारी और वेस्टर्न कल्चर के बीच में। वहाँ के लोग पैसे को ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं फैमिली की अपेक्षा, जबकि हमारे देश में फैमिली को सबसे पहले जगह दी जाती है। चाहे जितना भी ऑपरेशन, यानी कितना भी दबाया गया हो, कितना भी कुचला गया हो, डिजीज़, बीमारियां और पॉवर्टी, चाहे जितने भी गरीब हो, लेकिन हमारी ये क्वाइट और जेंटल हैप्पीनेस कभी भी समाप्त नहीं होती। इट विल श्योरली नॉट वैनिश बिफोर द मोर हेक्टिक वेज ऑफ द वेस्ट। इसलिए बाशम कहते हैं कि वेस्टर्न तरीके जो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हैं, जो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, जहाँ पर इंसान कम और मशीन ज़्यादा बन जाता है, उनके सामने हमारी जो खुशी है वो कभी भी समाप्त नहीं होगी। मच दैट वॉज यूजलेस इन एंशियंट इंडियन कल्चर हैज़ ऑलरेडी पेरिस्ड। हमारी पुरानी संस्कृति में जो चीज़ें यूजलेस थी, जो बेकार हो गई थी, उनमें से ज़्यादातर समाप्त हो चुकी हैं। उदाहरण के लिए बाल विवाह को लें या सती प्रथा को लें, जो पहले थे और अब हमारे समाज का हिस्सा नहीं है। द एक्स्ट्रावेगेंट एंड बारबरस एक्टूम ऑफ द वैदिक एज हैव लॉन्ग सिंस बीन फॉरगॉटन। वैदिक युग में जो बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे, जिनमें जो कि एक्स्ट्रावेगेंट थे, जिनमें बहुत ज़्यादा पैसे लगते थे, और बारबरस थे, यानी कि उनमें 100 से ज़्यादा उनमें लगभग 100 जानवरों की बलि दी जाती थी, तो ये बहुत ज़्यादा बर्बर होते थे। अब ये भुला दिए गए हैं। अब इस तरह की बलि, इस तरह के यज्ञ हमारे समाज में नहीं होते। डू एनिमल सेक्रीफाइस कंटिन्यूज़ इन सम सेक्ट्स। हालांकि कुछ जातियों में अभी भी पशुओं की बलि दी जाती है, लेकिन वो वाले यज्ञ अब नहीं होते जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट थे और बहुत ज़्यादा बारबरस थे। विडोज़ हैव लॉन्ग सीज्ड टू बी बर्न ऑन देयर हस्बैंड्स फायर्स। अब विधवाओं को उनके हस्बैंड की चिता के साथ नहीं जलाया जाता, जो कि सती प्रथा में किया जाता था। जब किसी स्त्री के पति की डेथ हो जाती थी तो उस स्त्री को भी पति की चिता पर बैठा दिया जाता था कि उसे अब समाज में जीने का अधिकार नहीं है। लेकिन राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का भारत में अंत हो गया और विधवा विवाह की शुरुआत हुई। गर्ल्स मे नॉट बाय लॉ बी मैरिड इन चाइल्डहुड। अब लड़कियों की शादी चाइल्डहुड में, यानी बचपन में नहीं की जा सकती। बाल विवाह पूरी तरह से गैरकानूनी है। In buses and trains all over India, Brahmins rub shoulders with the lowest caste without consciousness of grave pollution. बस में, ट्रेन में, पूरे भारत में सब लोग एक साथ सफ़र करते हैं, जहाँ पर एक ब्राह्मण और एक लो कास्ट के लोग भी एक साथ बैठते हैं उनके
कंधे एक दूसरे को टच करते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी खतरा नहीं होता कि अब वो अपवित्र हो गए हैं, जैसे कि पहले की समाज में होता था। यानी समाज से जाति प्रथा धीरे धीरे समाप्त हो रही है। एंड द टेम्पल्स आर ओपन टू ऑल बाय लॉ, और कानून के अनुसार अब सबके लिए मंदिर के दरवाजे खुले हुए हैं। पहले नीचे जाति के लोगों को हमारे समाज में मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, लेकिन अब कोई भी किसी को मंदिर में जाने से नहीं रोक सकता। कास्ट इज़ वैनिशिंग, जो जाति प्रथा है वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। द प्रोसेस बिगेन लॉन्ग एगो, बहुत पहले ही ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी। बट इट्स पेस इज़ नाउ सो रैपिड दैट द मोर ऑब्जेक्शनेबल फीचर ऑफ कास्ट मे हैव डिसअपीयर्ड विद इन ए जनरेशन और सो। लेकिन अब इसकी स्पीड इतनी तेज़ है कि जाति प्रथा की जो आपत्तिजनक चीज़ें थीं वो धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं और 1-2 जनरेशन के अंदर पूरी तरह से गायब हो जाएंगी। द ओल्ड फैमिली सिस्टम इज़ अडेप्टिंग इटसेल्फ टू प्रेजेंट डे कंडीशन। हमारा जो पुराना फैमिली सिस्टम था, यानी संयुक्त परिवार की प्रथा, जिसमें 30-35 लोगों का परिवार एक साथ रहता, वो धीरे धीरे अपने आप को आधुनिक समय के हिसाब से ढाल रहा है। यानी अब परिवार छोटे होते हैं और जो अलग रहना चाहते हैं उन्हें अलग रहने की अनुमति दे दी जाती है। यानी धीरे धीरे संयुक्त परिवार समाप्त हो रहे हैं। आज की नीड के हिसाब से लोग अकेले फैमिली में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, न्यूक्लियर फैमिली पसंद करते हैं संयुक्त परिवार की अपेक्षा। इन फैक्ट द होल फेस ऑफ इंडिया इज़ ऑल्टरिंग, वास्तव में इंडिया का पूरा फेस बदल रहा है। बट द कल्चरल ट्रेडिशन कंटिन्यूज़, लेकिन जो हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं वो अभी भी जारी हैं। एंड इट विल नेवर बी लॉस्ट, और ये कभी भी समाप्त नहीं होंगी, यानी हमेशा ऐसे ही चलती रहेंगी। This is the end of this chapter.